स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। समावयवता और समावयवता के प्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता क्या होती है। The term isomers comes from the Greek words isos and meros, meaning made of the same parts। ये जो आइसोमर शब्द है यह ग्रीक शब्द आइसोस और मेरोस से आया है, जिसका मतलब होता है सेम पार्ट से बना हुआ। That is, isomers are compounds that are constructed from the same atoms, यानी कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट देट स्टिल डिफर फ्रॉम ईच अदर। आइसोमर्स वे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन वह एक दूसरे से फिर भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम आइसोमेरिज्म को, समावयवता को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल properties are called isomers, and this phenomenon is called isomerism। दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला समान हो, मोलिकुलर वेट समान हो, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज यानी भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स, समावयवी, और इस परिघटना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड symmetry of the molecules, isomerism may be classified as shown in the following chart। संरचना और सममिति, सिमेट्री, मॉलिक्यूल्स की संरचना और सिमेट्री के आधार पर आइसोमेरिज्म को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। क्लियर। संरचनात्मक समावयवता को फर्दर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता, पोजिशनल आइसोमेरिज्म स्थिति समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समूह समावयवता, मेटामेरिज्म मध्यावयवता और टोटोमेरिज्म चलावयवता। इन 5 कैटेगरीज में संरचनात्मक समावयवता को कैटेगराइज किया गया है। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगी, जिनमें श्रृंखला में भिन्नता होगी, वे कंपाउंड जिनमें श्रृंखला अलग अलग होगी। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होगी, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उनकी पोजीशन अलग अलग होगी। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला सब में क्या है, समान है। क्लियर। लेकिन इनमें चेन में डिफरेंस के कारण या पोजीशन में डिफरेंस के कारण, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के कारण ये अलग अलग समावयवता शो करते हैं। इन सभी को हम डिटेल से आगे भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। विन्यासी समावयवता और संरूपणीय समावयवता। विन्यासी समावयवता यानी कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता। ठीक है। इन सभी को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरा अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। 2 and more than 2 compounds having same molecular formula, same molecular weight, but
डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इज डिफरेंट और कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी कि उनके एटम्स के आपस में जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग होती है वह अलग अलग हो, तो इन आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो कंपाउंड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को, इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर? ये हो गई इसकी परिभाषा। अब 5 प्रकार से हमने डिवाइड किया था, तो सभी को एक एक विद एग्जांपल्स के द्वारा आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समाव यौता। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर श्रृंखला अलग अलग होगी, चेन डिफरेंट है। इट इज अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बन फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ये जो मॉलिक्यूल्स है उनमें कार्बन जो फ्रेमवर्क है, कार्बन की जो श्रृंखला है, उनमें डिफरेंस के कारण चेन आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। C4H10 किसी यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसको हम एन ब्यूटेन, 2 प्रकार की संरचना आपको दिख रही है, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। यहाँ पर एन ब्यूटेन में 4 कार्बन की श्रृंखला है। क्लियर? सीधी श्रृंखला है। जबकि यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप दूसरे कार्बन पे है, यानी ये 3 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें मैथिल ग्रुप एक ब्रांचिंग हो रही है, सेकंड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर श्रृंखला डिफरेंट हो रही है। इसी कारण ये दोनों आइसोमर्स कौन से होंगे? चेन आइसोमर्स। इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखो, C5H12 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों में, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, लेकिन इन तीनों की क्या है? श्रृंखला अलग अलग है। एक में 5 कार्बन की श्रृंखला है, एक में 4 कार्बन की श्रृंखला है और एक में 3 कार्बन की श्रृंखला है और ब्रांचिंग हो रही है। क्लियर? तो इस तीनों आइसोमर्स कौन से होंगे? चेन आइसोमर्स। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखो, C4H8, यहाँ पर 1 ब्यूटीन और आइसो ब्यूटीन। क्लियर? यहाँ भी श्रृंखला क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। समझ में आ गया? यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला है और सेकंड में आइसो ब्यूटीन में 3 कार्बन की श्रृंखला है। डबल बॉन्ड की पोजीशन वही है 1 नंबर पे ही। क्लियर? तो यहाँ पर चेन में डिफरेंस के कारण, श्रृंखला में कार्बन फ्रेमवर्क में डिफरेंस के कारण चेन आइसोमेरिज्म जनरेट उत्पन्न होती है। आगे बढ़ो। अब बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता। इट इज अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्सटीट्यूएंट्स इन द कंपाउंड्स। यह कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड की स्थिति या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति या फंक्शनल ग्रुप या अगर कोई सब्सटीट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस के कारण उत्पन्न होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में देखो आप, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दोनों में ही 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो चेन जो प्रिंसिपल चेन है वो तो क्या है? सेम, श्रृंखला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 ब्यूटीन में 1 नंबर और 2 नंबर के कार्बन के बीच में, जबकि 2 ब्यूटीन में 2 और 3 नंबर के कार्बन के बीच में है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इस कारण ये दोनों किस प्रकार के होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखो, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, एक में 1 और 2 नंबर के बीच में और दूसरे में 2 और 3 नंबर के कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H6। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस के कारण यहाँ पोजिशनल आइसोमेरिज्म उत्पन्न हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स। अगला एग्जांपल देखो, C4H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ भी 4 कार्बन की श्रृंखला है दोनों में ही, तो प्रिंसिपल चेन तो सेम है, लेकिन 1 ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जबकि 2 ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप दूसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसकी पोजीशन अलग अलग है। क्लियर? इस कारण ये दोनों क्या होंगे? पोजिशनल
मर्स। समझ में आ गई चीज़। पोजीशन में डिफरेंस के कारण, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, के कारण उत्पन्न होने वाली जो समायोजता होती है उसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट इज़ द टाइप ऑफ रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो होती है, ठीक है, वह भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। अभी आप देखोगे किस प्रकार से होता है रिंग और चेन आइसोमर्स में भी। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग, तो जिस कारण इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। अल्कोहल, ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। साइनाइड, आइसोसाइनाइड होते हैं। एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। एल्किन और साइक्लो एल्केन, या देखो एल्किन रिंग, एल्किन चेन है और साइक्लो एल्किन एक रिंग है, तो रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। एल्किन एंड साइक्लो एल्केन, एल्काइन और साइक्लो एल्किन, और एल्काइन एंड एल्काडाइन, ये सब आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को क्या हो सकता है, एल्काडाइन हो सकता है या साइक्लो एल्किन हो सकती है। एल्किन का क्या हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। एसिड का क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है। साइनाइड का आइसोसाइनाइड हो सकता है। एल्कोहल का ईथर, और एल्डिहाइड का क्या हो सकता है, कीटोन। एग्जाम्पल समझो। सबसे पहला एग्जाम्पल 1 ब्यूटेन और साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पर दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8 है, आप काउंट कर लो, C4H8 मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर यह एक चेन है और ये क्या है, एक रिंग, तो ये दोनों आपस में क्या हो, रिंग चेन आइसोमर्स, क्लियर। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही आता है रिंग चेन आइसोमर्स, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एक दूसरे के होते हैं, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, C4H6 में 1 ब्यूटाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन और साइक्लोब्यूटिन, ये तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6 होता है। अभी हमने पढ़ा कि एल्काइन का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या हो सकता है, एल्काडाइन, तो ये रहा 1,3 ब्यूटाडाइन, और साइक्लो एल्किन, तो ये साइक्लोब्यूटिन, ये तीनों ही आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल, C4H10O, 1 ब्यूटेनॉल और डाईएथिल ईथर। यहाँ पर एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। दोनों का ही मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन क्या है, एक में तो OH ग्रुप है और एक में क्या है, ईथर है, यानी एक एल्कोहल और एक ईथर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसी प्रकार C3H6O, प्रोपेनल एंड एसीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्लियर। इन देखो आपस में जो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से, देखो ये अपने को क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन में से जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा, क्या बनेगा, प्रोपीन, एल्किन बना। इसी प्रकार से ये भी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो एक रिंग जनरेट होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन बराबर एक डबल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन निकलने से एक डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, बराबर एक रिंग, क्लियर। तो 2 हाइड्रोजन मतलब एक डबल बॉन्ड बराबर एक रिंग। इसका मतलब क्या होगी, आप जब क्वेश्चन मिलेगा, अभी आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट्स और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द गिवन कंपाउंड्स। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे कि कंपाउंड दे दे, कोई भी रिंग बना के दे दे, आपको पूछे कि इसमें कितने पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो इसकी, तो उसको कैसे निकालेंगे आप, देखो यहाँ पर साइक्लो यानी कि एल्केन, एल्केन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है कॉमन, वो क्या होता है, CnH2n+1। एल्केन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो साइक्लोप्रोपेन है,
इसका आगे अपन मोलिकुलर फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, C3H, देखो 2 2 4 2 6, C3H6। क्लियर, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यही हुआ। अब आप चेक करो कि साइक्लोप्रोपेन का जो करस्पॉन्डिंग 3 कार्बन का जो एल्केन होता है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H6 + 2 बराबर 8, तो C3H8। क्लियर, ये एल्केन होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने कम है, 2। देखो अगर एल्केन होता तो 8 हाइड्रोजन है और साइक्लोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन है, 6। तो कितने हाइड्रोजन कम हुए, 2। और 2 हाइड्रोजन का हमने कहा था कि 2 हाइड्रोजन बराबर 1 डबल बॉन्ड बराबर 1 रिंग। आपको रिंग तो दिख ही रही है, एक ही रिंग है, तो कितने पाई बॉन्ड होंगे इसमें, यानी पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, 1। क्लियर। इसी प्रकार से ब्यूटेन देख सकते हो, ये चारों आप तो रिंग भी दिख रही है कि एक ही रिंग है, तो एक ही पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। अब हम बात करते हैं इसकी, जिसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो रखी है। क्लियर, बेंजीन रिंग साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्यूज हो रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कितने कार्बन है आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन है। तो उस 10 कार्बन का अगर एल्केन होता तो उसका फॉर्मूला क्या था, C10H, 10 दूना 20 है 2 22, C10H22, ये एल्केन का फॉर्मूला होता। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17 और 18। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 18 हाइड्रोजन है। क्लियर, कितने हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन कम है। 4 हाइड्रोजन कम है तो कितने पाई बॉन्ड होंगे, 4/2 बराबर 2 पाई बॉन्ड होंगे, यानी कि 2 रिंग होगी। तो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, 2। रिंग तो आपको दिख रही है 2। इसी प्रकार से यहाँ 3, और आप इसका आप निकाल के देखना किस प्रकार से इसका 5 आता है। क्लियर, ये बात होगी। अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं दिए गए कंपाउंड का, या पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वो आप इस एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व करके समझ सकते हो। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। इट इज अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अक्रॉस द पाई और ट्राइवेलेंट एटम्स और ग्रुप। क्लियर, डाइवेलेंट एटम या ट्राइवेलेंट एटम या ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन जुड़े होंगे उनके स्केलेटन में डिफरेंस के कारण जो एल्काइल ग्रुप है, यानी कार्बन होगा तो एल्काइल ग्रुप होगा, तो एल्काइल ग्रुप में भिन्नता के कारण इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं मध्यावयवता। जैसे ये ईथर का एग्जाम्पल है। इस फर्स्ट एग्जाम्पल्स में से ऑक्सीजन जो कि डाइवेलेंट होता है, इसके दोनों तरफ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर एक तरफ 1 और एक तरफ 3 है। तो इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन हैं उनके अटैचमेंट में डिफरेंस के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। अब यहाँ ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और कौन कौन से हो सकते हैं, NH है, एमिन हो सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों तरफ जो कार्बन जुड़ेंगे उनमें डिफरेंस के कारण मध्यावयवता उत्पन्न हो सकती है, या हो सकती है। इसके भी सल्फर हो सकता है, ये CO ग्रुप हो सकता है, CONH ग्रुप हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है। ये वाले ग्रुप्स हैं बाइफंक्शनल ग्रुप। इनके दोनों तरफ कार्बन स्केलेटन में जो डिफरेंस है उसके कारण मध्यावयवता उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं टोटोमेरिज्म, चलावयवता। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन विच एन एटम, जनरली हाइड्रोजन एटम, migrates from a polyvalent atom to another polyvalent atom with simultaneous migration of double bond। ये एक विशेष प्रकार की फंक्शनल ग्रुप की आत्मिक समावयवता होती है जिसमें एक एटम, विशेषकर हाइड्रोजन एटम, सामान्यतः क्या होता है, हाइड्रोजन एटम एक पॉलीवेलेंट एटम से माइग्रेट होकर दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और साथ ही यहाँ पर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वह भी माइग्रेशन चेंज होती है। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर, इसके 2 फॉर्म पाई जाती है। यहाँ पर देखो आप CH2 है, अगर मैं यहाँ पर एक H और एक H यहाँ लगा दूँ
तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से माइग्रेट होकर कहाँ जा रहा है, इस ऑक्सीजन पर, और डबल बॉन्ड इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार्बन से कहाँ माइग्रेट हो रहा है, ऑक्सीजन पर, क्लियर। और साथ ही डबल बॉन्ड भी माइग्रेट हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। तो ये कीटो फॉर्म में और ये क्या है, इनोल फॉर्म में। तो इसको हम कीटो इनोल चलाव्यता भी कहते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से ये टोटोमेज्म होती है। कीटो फॉर्म 92% और इनोल फॉर्म 8% एडजस्ट करती है। और एग्जांपल देखो, ये भी कीटोन और ये इनोल, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो सकती है। यह हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट होकर इस ऑक्सीजन पर जाता है, तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कार्बन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर माइग्रेट हो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, डाइएजोफॉर्म में एन डबल बॉन्ड N1OH। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन पर माइग्रेट हो रहा है। ऑक्सीजन से किस पर माइग्रेट हो रहा है, नाइट्रोजन पर। तो क्या बनेगा, नाइट्रोसोएमीन। और डबल बॉन्ड N से कहाँ जा रहा है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले कहाँ था, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का एक एटम से दूसरे एटम पर माइग्रेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, चलावयता। अगला एग्जाम्पल देख सकते हो आप, साइनिक एसिड में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, नाइट्रोजन पर। क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनिक एसिड, क्लियर। ये बात हो गई अपने आइसोमेज्म एंड टाइप ऑफ आइसोमेज्म। धन्यवाद।